अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, इलेक्शन करीब आते ही जहाँ नून लीग को बयानी की तश्कील में कुछ मुश्किलात नज़र आ रही हैं, सियासी मुखालिफिन के फ्रंट से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, वहीं कुछ अंदरूनी इख्तिलाफात भी सर उठाते नज़र आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको अपनी पार्टी से किस किस्म के इख्तिलाफात हैं। उन्होंने कहा कि जो सोच मेरी जमात ने अपनाई है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, इलेक्शन नहीं लड़ता, और इसकी वजह भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा कि इलेक्शन के बाद मुमकिन खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इत्तेहाद हो रहे हैं, यानी उन्होंने नून लीग और MQM की तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा कि इससे मकामी तौर पर इलेक्शन में फ़ायदा मिलने के इम्कानात कम है। फिर उन्होंने वोट को इज्जत देने का मतलब भी याद दिला दिया अपनी पार्टी को। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा, किसी गैर आइनी मामले का हिस्सा नहीं बनेंगे तो खराबी पैदा होगी। नवाज शरीफ अवाम को बताएं उनकी क्या सोच है। फिर उन्होंने ये कहा कि जी मेरी जमात की इख्तिदार की सोच है, आज थोड़ी सी सोच इससे बदलनी पड़ेगी, इख्तिदार बराए इख्तिदार वाली सियासत नहीं चलेगी। दूसरी तरफ आ जाएं, दूसरी तरफ खबरें ये भी आईं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नून लीग के नाराज़ रहनुमा जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, जिन्होंने बतौर जनरल सेक्रेटरी नून लीग सिंध के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था, उनसे रब्ता करके पार्टी में शमूलियत की दावत दी। जबकि मिफ्ता इस्माइल साहब का ये कहना है कि मैं इलेक्टोरल सियासत को बड़ी खैर बात कह चुका हूँ, फ़िलहाल किसी सियासी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा। फिर एक और तनाज़ा नज़र आया नून लीग के दो रहनुमाओं के दरमियान। दानियाल अजीज़ ने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम को कमर तोड़ महंगाई का सामना करना पड़ा, जो एहसन इकबाल की मुकम्मल नाअहली और नाकामी थी। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर यकीनन एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। इस नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर मुकम्मल नाकाम हो गई थी। हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून महंगाई को कम रखने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखती थी, लेकिन महंगाई की वजह से हमारी पार्टी की साख को शदीद नुकसान पहुंचा है। तो क्या वजूहात हैं? अंदरूनी की यही सवाल रखेंगे अपने तजियाकारों के सामने। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नज़्म साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़्म साकिब साहब, पहले पीपल्स पार्टी महंगाई लीग कहती रही नून लीग को, अब नून लीग के अपने अंदर ही रहनुमा नून लीग को और नून लीग के अंदर मौजूद दूसरे रहनुमाओं को महंगाई का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेंस है, एतराफ़ कर लिया कि जी हमारी वजह से महंगाई आई है। मेरे ख्याल में ये जो आप इख्तिलाफात की रामीन बात कर रही हैं ना, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं कि क्यों कोई शख्स जो है वो इख्तिलाफ राय रखता है, और टाइमिंग वगैरह भी उसमें देखनी पड़ती है कि इस वक्त ही दानियाल अजीज़ साहब को याद आया या इस वक्त ही मिफ्ता इस्माइल को साहब की तरफ क्यों पीपल्स पार्टी गई, इस वक्त ही क्यों खाकान अब्बासी साहब ने ये बात की। तो टाइमिंग को तो एक तरफ रखते हैं, दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि पार्टी से कोई उसूली इख्तिलाफ हो, ठीक है, पार्टी से कोई उसूली इख्तिलाफ हो। दूसरी वजह यह हो सकती है कि मेरी शायद अहमियत कम हो गई है, या जो मुझे चाहिए था पार्टी में हाल के लिए और अपने मुस्तकबिल के लिए कि वो मिल नहीं रहा, तो लिहाजा मुझे बात करनी है। और चूंकि मेरे पास तो बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, मैं तो पार्टी को अंदर से जानता हूँ, मुझे पता है किस शख्स ने क्या किया, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनको अहमियत इस वक्त मिल रही है वो मुझे मिलनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह वगैरह। सही सही। अब ये है कि जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि कुछ बड़े समझदार लोग जो हैं वो ठीक वक्त पे उस कश्ती से उतर जाते हैं जिसके बारे में होता है कि जी ये कश्ती डूबने वाली है। दूसरा ये है कि कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं ना कि जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं, तो वो खुद ही उतार देते हैं, और वो लोग रखते हैं जो कि विनेबल्स हैं, जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जो कि जीते हुए घोड़े हैं, जिनके ऊपर पता है कि ये। अब इसमें ये चीज़ को पहली दफ़ा थोड़ी हुई है, ये तो जब से सियासत शुरू हुई है इस दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, जब से दुनिया में सियासत शुरू हुई है। अब उसमें जो मैंने पहले बताया ना कि नजरियाती तौर पे इख्तिलाफ हो, ये मेरे ख्याल में वजह नहीं हो सकती। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि नजरिया कोई हो तो इख्तिलाफ करे आदमी, कोई नजरिया ऐसा हो जिससे इख्तिलाफ करे, तो आप देखेंगे तो इख्तिलाफ है ना कि कोई नजरिया नहीं नजर आ रहा, कोई बयानिया नजर नहीं आ रहा। इख्तिलाफ बाबा किस चीज से आप यानी इख्तिलाफ कर रहे हैं? आप इससे इख्तिलाफ कर रहे हैं कि भाई मुझे मेरी अहमियत नहीं मिल रही, मसलन दानियाल अजीज साहब की, और जो आपने नारोवाल का सारा हिसाब किताब बताया, वहां के लोग जानते हैं। अच्छा, अब ये है कि जो एक और चीज चल पड़ी है ना इस इख्तिलाफ के साथ, वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि टीवी स्क्रीन्स पे जो है ना वो लोग आ रहे हैं और बातों बातों में
अपनी कैनवैसिंग कर रहे हैं, तो चैनल्स वाले जो हैं उनको ये ख्याल रहे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शुरू हो गई है ना बहुत सारी, जी। ये बातों बातों में वो कन्वेसिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं जी हमने फलां वक्त ये किया, फलां वक्त ये किया। इस सिलसिले में सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका जी। ये जो कहते हैं ना कि जी हमने माजी में ये किया, पुल बना दिए, मोटरवे बना दी और फलां फलां फलां, तो उनसे ये दरखास्त है कि अगर आपके मैट्रिक में बहुत नंबर आए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप BA भी पास कर लेंगे। तो ये वक्त इस वक्त का है, इस वक्त बताएं आपके पास आइंदा आने के लिए क्या लाहे अमल है। और फिर ये कहना, ये इस वक्त की मेरी आखिरी बात, फिर ये कहना कि हमारे वक्त में ये मोटरवे बनी, हमारे वक्त में जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर बन गया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, इतनी सड़कें बन गई, इतनी स्कीमें हमने शुरू कर दी, इतनी हमने चीजें खरीद ली। मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जो पुल बनाए, ये जो आपने सड़कें बनाई, ये जो आपने मोटरवे बनाए, ये क्या अपने पैसों से बनाए? आप ये क्यों भूल जाते हैं कि जिनको आप तुर्रा इम्तियाज समझ रहे हैं कि जी ये हमने ये किया वो किया माजी में, वो मेरे राव साहब के, मोहम्मद अली साहब के, रामीन के और आप जितने पाकिस्तानी हैं उनके पैसों से आपने बनाया। तो जरा कोई अपनी बयानियां बदलिए, कोई तरीका ऐसा बताइए कि जिसमें, क्योंकि आजकल की अवाम आपकी इन बातों में नहीं आएगी, ये मेरी बात लिख लीजिए। ये जो आप कह रहे हैं ना अवाम हमारे साथ है, भाई किस बिरते पे आपके साथ है? तो उसमें ये बड़ा जरूरी है देखना कि अगर आपने कोई काम माजी में किया है तो वो आपकी जिम्मेदारी थी, वो आपने अपनी जेब में से पैसे नहीं निकाले, वो अवाम के पैसे थे जो अवाम पे लगे। अब उस पे भी कई किस्म की शिकायत हैं, उस पे भी कई किस्म के इल्जामात हैं, उनकी भी बात कीजिए। और एक लीडर जो होता है ना रामीन, वो जब जाने लगता है तो वो ये कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सका, मुझे अगर मौका मिलता तो ये एक काम भी मैं कर लेता। वो इन बातों की तरफ इशारा नहीं करता कि ये लिस्ट है मेरी, मैंने इतने काम किए। वो कहता है कि ये काम रह गए हैं, अल्लाह ने अगर मौका दिया तो आइंदा आने वाली हुकूमत में, या जो आइंदा आने वाली हुकूमत आ रही है वो ये काम भी कर ले। ये दयानतदारी होती है उस लीडर की और उस चीज की बड़ी सख्त जरूरत है पॉलिटिक्स में। यहाँ पे सही बात है ये, लेकिन अब बात हो रही है कि जी सारे इकट्ठे बैठे हैं आके, कौमी हुकूमत की भी बातें हो रही हैं। राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको, क्या वजह है नून लीग के इतने सरकर्दा रहनुमा, सीनियर तरीन रहनुमा पार्टी के इस वक्त जो रीसेंट सिनेरियो है, जो बयानियाँ बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं, उससे किनारा कशी इख्तियार करते नजर आ रहे हैं, उसको बल्कि कंडेम करते भी नजर आ रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये बोला है कि मैं इस सोच से इख्तिलाफ करता हूं जो इस वक्त पार्टी की है। ये एक डिलेमा नहीं है, पार्टी को सोचने का ये मकाम नहीं है कि वो जरा नजर सानी करें कि क्या वजह है कि ऐसे अहम तरीन रहनुमा दूर हो रहे हैं हमसे? उन्होंने ये भी कहा है कि लाडला होने का तासुर ख़त्म करें मियाँ साहब जी, जो पैदा हो रहा है या पैदा किया गया या किया जा रहा है जी, तो यहीं से खराबी शुरू होती है। अब वो जो लाडला होने का तस्वुर वो दे रहे हैं या लोग दे रहे हैं या उनके हामी लोग या कोई भी हमारे जैसे तजिया निगार दे रहे हैं, वहाँ से खराबी पैदा हो रही है बुनियादी तौर पे। अच्छा, तो ठीक है, दे दिया आपने कि जी बड़ा इत्तेहाद भी बन रहे हैं, PMLN के साथ लोग आ रहे हैं, इलेक्टेबल्स भी शायद शामिल हो रहे हैं या हो जाएंगे, और उसके बाद उनकी अदालतों से रिहाई भी हो रही है। लेकिन मसला ये पैदा हो रहा है कि इन सारे चीज़ों के बावजूद लग ये रहा है कि PMLN के अंदर जो लोग हैं मौजूद, वो कन्विंस नहीं हो पा रहे कि ये वाकई कोई लाडले हो गए हैं या वाकई इनके लिए कोई एहतमाम किया जा रहा है या अगली हुकूमत यही बनाएंगे। तो ये जब इस किस्म की सूरत हाल होती है ना, तो सियासतदान बड़े सियाने होते हैं, वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है पार्टी के अंदर लोगों को इकट्ठा रखना। फिर वो जो कहते हैं ना डड्डुआ दी पंसेरी, कि मेंढकों को जब आप तोलेंगे तराजू में तो कैसे तोल सकेंगे, वो कभी कोई इधर निकल जाता है उछल के, कभी उधर निकल जाता है उछल के। तो उस किस्म की चीज़ हो रही है। लेकिन अभी ये मज़ीद बढ़ेगा अगर ये तासुर ये कायम रहा कि PMLN जितने भी दावे कर रहे हैं, मियाँ साहब या उनके हवारी जितने भी दावे कर रहे हैं लाडला होने के या अगली हुकूमत बनाने के, तो वो को बहुत ज़्यादा उसमें कन्विंसिंग पावर नहीं है इस आर्गूमेंट्स में उनके। तो फिर ये टिकटों की तकसीम पे मज़ीद अभी झगड़ा इनका बनेगा। डॉक्टर साहब,
क्या पार्टी अपने डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स लूज़ कर रही है और यही वजह है कि नज़रियाती जो लोग मौजूद थे पार्टी में वो अब इख्तिलाफ करते नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मेरी सोच थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जाएंगे, बुनियादी तौर पे ये जो तमाम आप सरगर्मियां देख रहे हैं, बयानात देख रहे हैं, हाँ। इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो एक बेसिकली ऑब्वियसली इख्तिदार की और अपॉर्चुनिटी की जंग है। अभी चूंकि आपने देखा टिकट्स की तकसीम होने वाली है मुस्तकबिल करीब में, तो उसमें ये आप क्या पोस्चरिंग कर रहे हैं वो मैटर करती है। और आप मैं पार्टली एग्री करूंगा जिस तरह साहब ने कहा कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि जी आपको उतनी अहमियत नहीं दी जा रही जितनी आप डिजर्व करते हैं, या पार्टी लीडरशिप ये समझती है कि आप अपनी दूसरी जानिब अपनी वैल्यू को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं और हो सकता है हमारे पास और ऑप्शंस भी हों। तो ये बेसिकली बार्गेनिंग है प्रोसेस जो कि हर पार्टी के अंदर टिकटों की और सीटों की एलोकेशन और तकसीम से पहले होता है। मेरी नाक़िस राय में मैं अगर इसको ऑब्जेक्टिवली कंपेयर करूं जो डायनामिक इस वक्त पीपल्स पार्टी में है, हालांकि ऑब्वियसली उसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा इंटेंस पीपल्स पार्टी में है एज कंपेयर टू नून लीग फॉर वन रीजन। देखें, क्या मैं उसकी अपने आर्गुमेंट के जवाब में 3 दलाइल दूंगा। पहली बात ये है कि देखें, जो जितना अरसा शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि तमाम अहम फैसले उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुशावरत के बाद किए, वजीर आजम होने के बावजूद। तो मैं बिल्कुल फ्रैंक बात कर रहा हूं कि वो कोई बाइख्तियार वजीर आजम नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर आप पीपल्स पार्टी की पावर डायनेमिक्स देखें तो आपको खुल के नजर आ रहा है कि कई मामलात में जो बिलावल साहब हैं वो कुछ मामलात पे इख्तिलाफ करते हैं और पब्लिकली जरदारी साहब ने रिकॉग्नाइज किया है कि उनके दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं, ठीक है। तो बात यह है कि वहां पे जो पावर स्ट्रगल की नौयत है वो मुख्तलिफ है। वो बिलावल साहब जिस तरह चैलेंज बाज दफा करते हैं, एक अपना मिजाज है। हो सकता है कि जो जरदारी साहब है वो ज्यादा टैक्टफुल, मैच्योर और केयरफुल पॉलिटिक्स करना चाहें, इनका अंदाज मुख्तलिफ है, लेकिन वो डायरेक्टली जरदारी साहब नहीं, तो हम क्या ये कह सकते हैं आर्गुमेंट के बेसिस पे कि पीपल्स पार्टी ज्यादा डेमोक्रेटिक है और नून लीग उतनी डेमोक्रेटिक नहीं है बिकॉज वहां पे इख्तिलाफ नहीं पनप सकता और पीपल्स पार्टी में पनपता है इख्तिलाफ। मैं स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ ना, मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, दोनों का डिफरेंट है। आप कभी मरियम नवाज को या शहबाज शरीफ को डायरेक्टली पार्टी मीटिंग के अंदर नवाज शरीफ को चैलेंज करने का तस्वर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि ये और उनको ये पता है कि ये पार्टी जो है ना ये पीएमएल नून है और नून से नवाज शरीफ बनता है, पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप नहीं है। ये बात समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो वहां पे पावर स्ट्रगल ज्यादा इंटेंस है लेकिन पब्लिक में इतनी नहीं आती। यहाँ पे जो बार्गेनिंग, यहाँ पे जो आपको ये डायनामिक नजर आ रही है वो बेसिकली सीट एलोकेशन और टिकट्स के हवाले से हैं, क्योंकि जो पोजीशन और रवैये का पब्लिकली मिफ्ता इस्माइल और अब्बासी साहब ने मुजाहरा किया है, उसके बाद ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि शायद उनकी पार्टी उनको कोई अहम ओहदे के लिए आगे कंसिडर करे। तो दैट्स हाउ आई सी इट। मौसमियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए COP28 का इजलास दुबई में मुनक़्क़िद किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान वहाँ पर मौजूद हैं, तकारीर उनकी जानिब से की गई हैं, मुख्तलिफ एजेंडाज बताए गए हैं किस तरीके से वो इन्वायरमेंटल जो चेंजेस और इसके जो क्राइसिस हैं इस वक्त असरअंदाज हो रहे हैं, खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर, उससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए। फिर पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी वहाँ पर एक तकरीर की और उसमें उन्होंने तरक्की पजीर ममालिक की ज़रूरियात की तकमील पर जोर दिया है। फिर अमरीका और जापान समेत मुतादिद यूरोपीय ममालिक समेत 20 अक़वाम के मुश्तरका एलामिया भी एक सामने आया। उसमें कहा गया है कि जौहरी तवानाई ग्रीन हाउस गैसेस के सिफर अखराज को हासिल करने की कोशिशों में कलीदी किरदार अदा करती है। तो क्या इसके आउटकम हो सकते हैं, क्या इस कॉन्फ्रेंस की सिग्निफिकेंस है, इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, क्या आउटकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस कॉन्फ्रेंस का, और जिस तरह की तकारीर जो प्लेजेस किए गए हैं उसकी सिग्निफिकेंस आपके हिसाब कैसी देख रहे हैं?
देखिए, ये वो कह रहे कि तकरीब कुछ तो बहरे मुलाकात चाहिए, इस किस्म की मुझे कॉन्फ्रेंस लग रही है। अच्छा। क्योंकि इसमें जो बुनियादी तौर पे देखा जा रहा है वो है कि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जी जी, उसमें टारगेट्स जो रखे गए थे, हाँ जी, उसमें जो टारगेट्स रखे गए थे 2030 तक या आगे जो भी उसके हैं अचीव करने हैं, तो वो किस तरह से अचीव होंगे, उसमें कैसे उनको यानी पॉसिबल और क्या प्रोग्रेस क्या है उनके ऊपर। राइट। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके बारे में कहा जाता है कि इट्स हाईली एम्बिशियस और वेग ऑन डिटेल्स। ठीक है, ठीक है। जिस माहिदे के बारे में इन्होंने आज गौर व खौज करना है, उसके अपने बारे में शुकूक व शुबहात हैं कि ये एम्बिशियस तो बड़ा है, लेकिन जो तफसीलात हैं उसमें, और जो दूसरे मुल्क हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ और जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, उनके बारे में तफसीलात भी नहीं है, कोई फोकस नहीं है उस तरह का उनके ऊपर। तो ये फिर किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से आप जज करेंगे कि आपने क्या किया। ग्रीन हाउस गैसेस का बड़ा मसला है, आज तक हल नहीं हुआ, तो वो भी उस तरह से नहीं हुआ। पहले तो बुनियादी इनका काम करने का ये था, 2015 में हुआ है, अब तक आपको कम से कम पेरिस एग्रीमेंट के हवाले से वजाहत और सराहत कर देनी चाहिए थी कि कहाँ पे क्या क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और उस हिसाब से आप उसको लेके चलते, फिर आप आज बैठते कि हाँ जी हमने ये उसका टारगेट रखा था और उसके लिए। ठीक है। अब वो कह रहे हैं जी हमें ग्लोबल, क्योंकि इसका है सारा जो इम्पैक्ट है इसका, तो जो ग्लोबल उसमें गैप जो आ रहा है, ग्लोबल जो क्लाइमेट एक्शन है उसको किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए डिसाइसिव जो कहते हैं जी रिस्पॉन्स हमें चाहिए कोई जी। तो आपको जब गोल आपके सामने वाजे नहीं है तो वो डिसाइसिव रिस्पांस कहाँ से आएगा। तो मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे इसका आउटपुट तो ये होना चाहिए कि बड़ी तफसील से हर मुल्क, हर खित्ते और हर इलाके के बारे में इनको क्लियर होना चाहिए कि किस किस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस तरह से मामला ठीक होंगे, जो लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्बन एमिशन में, ग्रीन हाउस गैसेज वाले हैं या दूसरे हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, जो फॉसिल फ्यूल की यूज़ है उसको किस तरह से कम किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी वजाहत से किस किस मुल्क की उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको किया जाए। अगर आपने अपने हवाले से देखें तो हमारे तो हाँ फ्लड्स का जो हुई है तबाही हमारे दो तीन दफ़ा हो चुकी है लेटली, जो पिछले साल हुई, तो उस हवाले से हमें कमिटमेंट्स तो बहुत हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमें $100 बिलियन एटलीस्ट चाहिए एनवायरनमेंट के इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, सारे मसाइल को काबू पाने के लिए जी। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पे वो ये है कि हम डिमांड भी करते हैं, लोग रियलाइज भी करते हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन वो नहीं है जितनी बड़ी इसको कास्ट पे करनी पड़ रही है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की। तो वो लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। हम जो हमें प्रोजेक्ट्स देने चाहिए बना के, जो हमें उनको बताना चाहिए कि यहाँ 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 हमें ज़रूरत है, तो हम उसमें बड़ा स्लो मूव करते हैं या समटाइम्स हम कुछ करते ही नहीं। हम अपने सियासी उलझावों में इस तरह फंसे हुए हैं कि हम उनसे निकल ही नहीं पाते। कभी हमें इकॉनमी का मसला आ जाता है, कभी इंतखाबात का मसला आ जाता है, कभी सियासत का मसला आ जाता है, कभी पकड़ने और लीडरों को छोड़ने का मसला आ जाता है। तो हमें फोकस उसके ऊपर कम से कम कुछ लोग बिठा दें एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में या बाहर, उनको कहें यार ये अगले 6 महीनों में आपने ये सारा करके देना है, हमें इतने पैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाहिए, और वो कमिट भी कर रहे हैं, हमें जो कार्बन क्रेडिट भी मिल रहा है वो पैसे भी हमें मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये बैठ के काम करें। इतना तो हम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें तो वक्त के साथ साथ होती जाएंगी। नजमुल साकिब साहब, मुराद खालिद साहब ने कहा कि डिसाइसिव रिस्पांस इसलिए नहीं आता कि गोल कोई डिसाइड, अब गोल क्यों नहीं डिसाइड हो पा रहा? क्या कोई मफादात का टकराव है मुख्तलिफ ममालिक का, इसलिए नहीं हो पा रहा? और दूसरी बात ये कि हम क्या कर सकते हैं? ज़रा अपने आप को तो पहले हमने खुद ठीक करना है ना, खुद डील करना है अपने मसाइल से। रामीन देखिए, ये 28वीं कॉप है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इससे पहले 27 हुई। तो पहले तो सिर्फ ये फिगर देख लीजिए ना कि 28वीं है, 27 हो चुकी हैं, और ये बात शुरू होती है 1992 में रियो डी जनेरो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एक अर्थ समिट हुई थी। उसके बाद हमने देखा क्योटो प्रोटोकॉल हो रही है, और उसके बाद हमने पेरिस एग्रीमेंट देखा, और उसके बाद हमने जो पिछले 2-3 बरसों से सामने चीज़ आ रही है ना,
वो बुनियादी तौर पे ये है कि एक लॉस एंड डैमेज फंड है जी, जो कि क्रिएट करना था, जो कि क्रिएट हो गया, और उसमें बड़ी डेवलपमेंट है। आपने सुना होगा को $100 बिलियन जो हैं वो UAE ने कह दिया, फलाने ने ये कह दिया, जर्मनी ने भी इतने कह दिया। अब उसमें मसाइल क्या हैं, असल मैं ज़रा ये थोड़ा सा टेक्निकल लेवल पे बताना चाहूँगा कि कहाँ पे मसले हैं, और उसको इस ज़बान में बताना चाहूँगा जो कि हमारे आम देखने वाले उनको भी समझ आए कि यानी असली चीज़ है क्या। ये देखिए, दुनिया भर में ये तय हो चुका कि कार्बन का लेवल इतना होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट का इतना होना चाहिए। अब ये कि जो इंडस्ट्रियल वर्ल्ड है जिसकी वजह से कि ये सारी क्लाइमेट चेंज के मसाइल पैदा हो रहे हैं, आप उन्हीं से ही मांग रहे हैं कि आप पैसे दें और इसको हम ठीक करें डेवलपिंग वर्ल्ड में। अब ये है कि यानी मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिनके सबब, तो अभी उसी अवतार के यानी बरखुरदार से आप दवाई भी मांग रहे हैं। तो पहली समस्या ये है कि वो पैसे मांग रहे हैं उन मुल्कों से जो कि इसमें असल में मुल्जिम मुल्क हैं। मिसाल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोप है, इंडिया है, चाइना है, बड़ी बड़ी ये इंडस्ट्री जहां पे के असली क्लाइमेट चेंज के मसाइल पैदा होते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू की तरफ। शुरू में ये बात हुई कि जी डेवलप वर्ल्ड जो है, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो कि ग्लोबल नॉर्थ है, वो हिसाब लगा लें हम कि हमें 10 रुपए चाहिए, उस 10 में से 6 रुपए या 7 रुपए जो है वो आप एलोकेट कर दें कि फलां मुल्क जो है वो इतने पैसे देगा। ये बहस चल पड़ी, अगले साल ये फैसला हुआ जी ये नहीं हो सकता। हम इसको वॉलंटरी करते हैं, यानी जिस मुल्क का जितने पैसे दे सकता है वो उतने पैसे दे। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड जो है ना, ये बेसिक हार्ट में समझिए COP28 में। अब इसके बाद आएगा कि अगर ये वॉलंटरी हो गया तो डिसबर्समेंट किस फॉर्मूले के तहत होगी, किस मुल्क को कितना मिलेगा, और उसमें यह है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट किन किन चीजों के ऊपर वो होगा। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। ये मैंने आपको बताया ये बुनियादी मसला है, टेक्निकल लेवल पे इस पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ। बिल्कुल, पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट जो है ना, वो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि हमें कितनी परवाह है या गवर्नमेंट लेवल पे जो है वो कितना इसको अहमियत दी जाती है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा, आपको बताऊंगा कि 22 ग्रेड में एक ऑफिसर जब आता है ना फेडरल गवर्नमेंट में, तो उसको फेडरल सेक्रेटरी बनाते हैं। आप उसको बना दें फाइनेंस सेक्रेटरी, देखें कितने मिठाई के डब्बे जाते हैं। आप उसको बना दें यानी फेडरल सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री का, यकीन कीजिए पुरसा दिया जाता है। अच्छा, कि यार ये भी कोई मिनिस्ट्री है जिसमें तुम आ गए हो। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जो पाकिस्तान की जो अप्रोच है कि उसमें किसी सेक्रेटरी को आप कहें जी कि आपने क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री में जाना है, वो कहेगा यार इससे बेहतर आप मुझे OSD बना दें। यह है पहली बात। दूसरी बात जो कि अच्छी बात है, जो मैं 2 बातें अच्छी बताना चाहूंगा जो कि हुई हैं और जिनके के आइंदा आने वाले बरसों में अच्छे असरात होंगे, हमारा इंप्रेशन जो है वो ठीक तरह से जाएगा। इससे पहले हम सिर्फ यानी स्पीचेस करते रहे हैं, डिबेट्स करते रहे, हम जाके वहां तकरीरें करते हैं जी पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ये चाहता है। उधर से सवाल आता भी कैसे करेंगे, उसके बाद हम कहते हैं जी कि आप पैसे देंगे तो करेंगे। तो आपका एक बना है नेशनल अडेप्टेशन प्लान NAP, ये अभी हुआ है। उसके बाद आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई है कि इस क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से हमने नबर्दाजमा होना है, और उस सिलसिले में फाइनेंस में भी क्लाइमेट चेंज वाला एलिमेंट आ गया है जो कि IMF की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये है कि आपने अगले सैलाब आने हैं, पिछले सैलाब के अभी जो जिनीवा में हुए थे हिसाब किताब अभी तो पता ही नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं आपने किए, वो पैसे वहीं के वहीं पड़े हैं। आपने क्या करना है, क्लाइमेट चेंज का एक रखें आप बाहर वाला एलिमेंट के जी दुनिया के साथ हम बात कर रहे हैं, दुनिया में ये करेंगे। आपके घर में अगर सैलाब आता है, आप क्लाइमेट चेंज के जो असरात मुरतब हो रहे हैं आपके अपने मुल्क में, उसके लिए आपने खुद कुछ करना है। और ये मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान के अवाम की और ख़ास तौर पे उन लोगों की जिन पे के गर्मी का, बहुत ज़्यादा गर्मी का, बहुत ज़्यादा सर्दी का, या सैलाबों का, या अर्थक्वेक से जो ज़लज़ले आते हैं, इनका असर होना है, अगर आपको उनकी वाकई परवाह है ना, तो अपने बजट में रखिए उतने पैसे। अब एक और यानी इस वक्त की आखिरी बात, ठीक है। अब होता यह है कि उधर से पैसे आते हैं
आपको एलोकेट किए जाते हैं को $846 मिलियन अब तक मिल चुके हैं, यानी पिछले 16 बरस में पाकिस्तान को। मुझे नहीं पता वो कहाँ खर्च हुए। ठीक है, सवाल ये है कि आपके पास जब पैसे आते हैं तो आप उनको यानी स्टेट बैंक में दिखा के जी अब इतने पैसे हमारे पास आ गए हैं, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चला गया जी, डॉलर आ गए। बाबा वो किसी मकसद के लिए आए हैं, और अगर आपने अभी उनको गलत इस्तेमाल किया तो अगली दफा दुनिया 1000 दफा सोचेगी, और दुनिया इस वक्त 5000 दफा सोच रही है। तो बॉटम लाइन क्या निकली? दयानतदारी से काम कीजिए, जिस मकसद के लिए जो पैसे एलोकेट होते हैं उसी मकसद के लिए कीजिए, और जहां तक क्लाइमेट चेंज के असरात का ताल्लुक है उस पे खुदा के लिए अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब, हमें खुद भी कुछ करना होगा या बस हम यही इंतज़ार करते रहेंगे कि मगरबी ममालिक कंपनसेट करें, जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, वो ठीक है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं फिर इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हमें जो आलमी और दाखिली सतह पे जो गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है हाइड्रोकार्बन्स का, उसके मुज़िर असरात को घर पे तो पहले खुद मैनेज करना है, पहली बात, और उस पर मैं आता हूँ। लेकिन जो बात अभी रखी गई उसको मैं 4 उसके अहम पहलू आपसे शेयर करूंगा। देखें, एक तो एक नजरियाती पहलू है या नॉर्मेटिव पहलू है। तो बुनियादी बात यह है कि ये 2 फैक्टर्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ एनर्जी, affordability of a preferred a particular type of fuel, and number 3 कि उस चीप फ्यूल का हर मुल्क की माशी तरक्की और क्वालिटी ऑफ लाइफ से गहरा ताल्लुक है। ऐसे ही कि देखें, अभी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले मैं देख रहा था, सिर्फ अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के 193 ममालिक में से ये 3 ममालिक पूरी दुनिया की जो कार्बन एमिशन का निस्फ पैदा करती हैं। बिल्कुल। तो क्या बाकी 193 रियासतें इन 3 रियासतों को पाबंद और मजबूर कर सकती हैं कि जनाब आप चीप एनर्जी के लिए कार्बन प्रोड्यूसिंग फ्यूल को गिव अप कर दें ताकि बाकी दुनिया का मौसम और माहौल और मसाइल हल हो जाएं? ऑब्वियसली आपके पास ये कैपेसिटी नहीं है। ये है कि जिन ममालिक ने पिछले चंद 100 साल में चीप और एनवायरमेंटली बैड फ्यूल को इस्तेमाल करके तरक्की भी की है और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखा है, बुनियादी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली अल्टरनेटिव फ्यूल के ऊपर शिफ्ट करने में जो 2 मामलात माने हैं वो ये हैं कि चूंकि वो अभी उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है जितना कि कोयला है या तेल है या गैस है। ठीक है, अभी आप और मैं पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कितने फीसद लोग हैं जो गैस को इस्तेमाल करते हैं ना खाना बनाने के लिए और साथ ही साथ हरारत पैदा करने के लिए, गीजर जलाने के लिए। क्या हमारे कोई इस तरह का प्लान हुकूमत ने बनाया है कि जनाब गैस की इंडस्ट्री को तो जरूरत है क्योंकि आपने फर्टिलाइजर बनानी है या आपने स्टील मिल्स चलानी है, लेकिन हम आवाम को, कंज्यूमर को गैस से अल्टरनेटिव किसी फ्यूल पे शिफ्ट करने की एक कौमी जामिया लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं। तो जब तक आप प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल, टाइमली अल्टरनेटिव अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इस तरह की चीजें आनी चाहिए ताकि लोग एक संजीदगी से प्रैक्टिकल मामलात को देख के अपने वोट का हक का इस्तेमाल करें। और जब आप लोगों को अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और टाइमली अल्टरनेटिव नहीं देंगे, लोग कैसे इस तमाम चीजों को पे शिफ्ट कर जाएंगे? नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।